प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। न ज्यादा तेज न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन होती। हर घर की छत पर ओस जम चुकी थी। खेतों में पाला पड़ गया था और सरसों के फूल ठंड से झुक गए थे। रात का सन्नाटा ऐसा था कि किसी के चलने की आहट भी बहुत दूर तक सुनाई दे जाती। गांव का नाम था सुखपुर, लेकिन इस सर्दी में किसी के चेहरे पर सुख नहीं था। पिछले महीने से पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, 2 खतरनाक चोर जो रात को आते हैं और सबको डरा कर चले जाते हैं। लोग कहते थे वो आते हैं बिना आवाज के और जाते हैं किसी निशान के साथ। किसी के घर से बर्तन गायब हुए तो किसी के यहाँ पैसे। पर हैरानी की बात यह थी कि कई बार उन चोरों ने गरीब घरों के आंगन में खाना, दाल या गुड़ रखकर चले गए। कभी किसी की टूटी छत ठीक कर दी, कभी किसी की गाय को चारा डाल गए। लोग डरते भी थे और सोचते भी, क्या ये सच में चोर हैं या कोई और बात है। उस रात गांव में चारों तरफ धुंध थी। चौपाल पर सब इकट्ठा हुए थे। आग जल रही थी, पर लपटें भी कांप रही थीं। सरपंच ने ऊनी शॉल में खुद को लपेटते हुए कहा, आज रात उन्हें पकड़ना ही होगा। जो भी ये सब कर रहे हैं उनका डर खत्म करना जरूरी है। एक बूढ़े ने कहा, सरपंच जी, पर वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। सरपंच गरज उठा, नुकसान सिर्फ चीजों का नहीं होता, डर का भी होता है, और इस डर से अब मेरा गांव कांप रहा है। रात और गहरी हो गई। हवा ठंडी हो गई, जैसे हर झोंका हड्डियों तक पहुंच रहा हो। उधर पीपल के पेड़ के नीचे 2 परछाइयां खड़ी थीं। दोनों ने काले ऊनी कपड़े पहन रखे थे। चेहरों पर कपड़ा, आंखें बस थोड़ी दिख रही थीं। पहला बोला, आज हमें जल्दी करना होगा। दूसरा बोला, ठंड ज्यादा है पर गांव जागा हुआ है, हर गली में पहरा है। पहले ने कहा, जहां पहरा है वहां डर है, और जहां डर है वहां सच्चाई छिपी है। दोनों धीरे धीरे गली में बढ़े। सन्नाटा इतना था कि उनके कदमों की आवाज मिट्टी में दब जाती। पहला रुका। सामने एक कच्चा घर था। दीवार पर बर्फ जैसी नमी थी। अंदर से बच्चे की खांसी की हल्की आवाज आई। यही घर, उसने कहा। दूसरा समझ गया। वह खिड़की के पास गया, अंदर देखा। एक औरत बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। चूल्हा बुझ चुका था। उसने अपने झोले से गुड़ की डली और सोंठ निकाली। छोटे कागज पर लिखा, रात को चाय में डालना, सर्दी भाग जाएगी। कागज के साथ वो गुड़ चौखट पर रखाया। फिर अपनी जेब से एक पुरानी सीटी निकाली और उसे खिड़की के पास रख दिया। बच्चा शायद जाग रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं, पर वो कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुराया। दोनों परछाइयां हवा की तरह गुम हो गईं। गांव के दूसरी ओर एक बड़ा घर था। ऊंची दीवारें, लोहे का फाटक। फाटक के पास अनाज की बोरी रखी थी। ठंड से उस पर ओस जम गई थी। पहले ने धीरे से कहा, यहां बहुत है, चलो कुछ उन तक पहुंचा दें जिनके घर में आज भी चूल्हा नहीं जला। उन्होंने बोरी के पास से थोड़ी दाल और गेहूं उठाया, पोटली बांधी, उसके ऊपर लकड़ी का टूटा खिलौना रखा। वहीं उनका निशान। ठंड अब और बढ़ गई थी। हवा की गूंज में दूर कुत्तों की आवाज गुम हो रही थी। तालाब की सतह पर बर्फ की पतली परत जमने लगी थी। दोनों वहीं पहुंचे। दूसरा बोला, कल अगर बर्फ बढ़ी तो पुल फिसलेगा। पहला बोला, सुबह से पहले रस्सियां बांध देंगे ताकि कोई गिरे नहीं। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों पलटे। धुंध में 4 साए नजर आए, हाथों में टॉर्च, कमर पर डंडे। कौन है वहां? आवाज आई। पहले ने दूसरे का हाथ पकड़ा। शांत रहो, ये सिर्फ डराने आए हैं। टॉर्च की रोशनी पास आई। दोनों धीरे धीरे पीछे हटे और एक टूटी दीवार से अंदर जा पहुंचे। पुरानी हवेली में। हवेली की हवा और भी ठंडी थी।
फर्श बर्फ जैसा था। संदूक की कतारें धूल में ढकी थीं। पहले ने एक खोला, खाली, पर ढक्कन के अंदर लाल मोम की मुहर लगी थी। वो मुहर पहचान में आई, वही सरपंच की थी। दूसरा बोला, तो यही कारण है सबका डर, ये सब उसी का खेल है। पहले ने गहरी सांस ली। सच हमेशा सर्दी की तरह होता है, पहले जमता है फिर फटता है। उसी पल बाहर से एक आवाज आई, भागो, हवेली में कोई है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दीवार की ओट में छिप गए। पहले ने अपनी जेब से कागज निकाला। उस पर लिखा था, सरपंच की मुहर से जमीनें बेचने की तैयारी। उसने कागज संदूक में रख दिया और बोला, अब जो खोजेगा सच पाएगा। दोनों पीछे के रास्ते से निकल गए। धुंध और भी घनी हो गई थी। सांसों से धुआं निकलता और गायब हो जाता। पहला बोला, हम डर नहीं हैं। दूसरा बोला, हम ठंड में जलती आखिरी उम्मीद है। दूर चौपाल पर टॉर्च की रोशनी चमक रही थी। सर्द हवा में किसी ने सीटी बजाई, वही सीटी जो बच्चे की खिड़की पर रखी थी। गांव के ऊपर धुंध गहराती गई, पर अब उसमें एक नया सवाल घुल गया था। क्या सच में दो खतरनाक चोर गांव के दुश्मन थे, या गांव की आखिरी रोशनी? सुबह की धूप तो आई, पर ठंड का असर कम नहीं हुआ। ओस की बूंदें छतों से टपक रही थीं और खेतों पर बर्फ जैसी परत जमी थी। धुंध अभी भी गांव के चारों ओर जमी थी, जैसे किसी ने सफेद चादर से सब ढक दिया हो। लोग अपने हाथों में अंगीठी लिए चौपाल की तरफ बढ़ रहे थे। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या उन चोरों को पकड़ा गया? चौपाल के बीचों बीच आग जल रही थी, पर आग की लपटें भी ठंड के आगे कमजोर लग रही थीं। सरपंच मोटी ऊनी चादर में लिपटा बैठा था। उसके दाएं बाएं दो चौकीदार खड़े थे, जिनके हाथ लाल हो चुके थे ठंड से। सरपंच ने भारी आवाज में कहा, रात फिर वही हुआ। हवेली में कोई गया था। मेरे आदमी ने सीटी की आवाज सुनी, लेकिन जब पहुंचे तो सब खाली। वहां बस एक कागज मिला। वो रुका, फिर अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। कागज पर लाल मोम की मुहर थी, वही जो हवेली के संदूक में भी लगी थी। लोग फुसफुसाने लगे, ये तो सरपंच की मुहर जैसी है। हाँ, वही तो। फिर हवेली में कैसे पहुंची? सरपंच का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, कोई मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है, गांव को उलझाने के लिए। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, आज रात से हर गली में पहरा होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई दिखे तो पकड़कर चौपाल लाओ। भीड़ में बैठे बूढ़े हरिराम ने धीरे से कहा, सरपंच जी, लेकिन वो लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। कल रात मेरे घर के बाहर कोई गुड़ और दाल रख गया। मेरे पोते की खांसी के लिए दवा भी थी। लोग हरिराम को देखने लगे। सरपंच ने गुस्से में कहा, डर फैलाना भी गुनाह है। जो इस डर को जिंदा रखेगा वो भी दोषी है। हवा और ठंडी हो गई। आग की लपटें धीमी हो गईं। सबके होंठ नीले पड़ने लगे। एक जवान किसान ने कहा, पर सरपंच जी, अगर वो सच में चोर हैं तो कुछ लेते क्यों नहीं? सिर्फ गरीबों के घर को छोड़कर क्यों जाते हैं? सरपंच ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आग में लकड़ी डालते हुए बोला, क्योंकि वो चालाक हैं, लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। एक औरत बोली, मुझे तो लगता है वो कोई और है, जिनका मकसद अलग है। सरपंच ने तिरछी नजर डाली, बहुत ज्यादा सोचो मत। सर्दी में डर फैलता है और डर में लोग सच्चाई भूल जाते हैं। उसी वक्त चौकीदार भागते हुए आया। उसका चेहरा ठंड और घबराहट से लाल था। सरपंच जी, वह हाँफते हुए बोला, आपके गोदाम की पिछली दीवार टूटी है, अंदर की 3 बोरियां गायब हैं। सब दंग रह गए। सरपंच चिल्लाया, क्या कहा? चोरी मेरे ही गोदाम से? लोगों की नजरें अचानक बदल गईं। कोई बोला, शायद वही 2 चोर। दूसरा बोला, पर वो तो अमीरों से लेते और गरीबों को देते हैं, अब तो सही निशाना लगाया। सरपंच ने गुस्से में कहा, चुप रहो, जो भी ये कर रहा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो अपने साथियों के साथ गोदाम की ओर चल पड़ा। बाकी लोग पीछे पीछे हो लिए। गोदाम गांव के कोने पर था। वहां की मिट्टी पर अब भी बर्फ की हल्की परत जमी थी। दीवार का एक कोना टूटा था और नीचे मिट्टी पर पैर के निशान साफ दिख रहे थे। ठंड की वजह से मिट्टी सख्त थी, इसलिए निशान नहीं मिटे। किसान ललन बोला, देखो सरपंच जी, ये कदम बाहर की ओर जा रहे हैं। दूसरा बोला, और यहाँ देखो,
कुछ दाने गिरे हैं, लगता है बोरियों में अनाज था। सरपंच झुका और जमीन पर पड़े कुछ दानों को हाथ में लिया। वो चावल नहीं थे, वो छोटे छोटे धातु के टुकड़े थे, जैसे किसी औजार या हथियार का हिस्सा। वो ठंडे थे पर चमक रहे थे। भीड़ में सरगर्मी फैल गई। अरे, ये तो अनाज नहीं है। तो सरपंच जी के गोदाम में क्या था? सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से मुट्ठी बंद की और बोला, ये सब झूठ है, किसी ने जानबूझकर रखा है। पर लोग अब चुप नहीं थे। हरिराम ने आगे बढ़कर कहा, अब समझ आया कि वो दो चोर किससे लड़ रहे हैं। अगर तुम्हारे गोदाम में अनाज नहीं, कुछ और था, तो शायद वो हमें बचा रहे थे। सर्द हवा का झोंका आया। सबके सिर पर जमी बर्फ उड़कर हवा में बिखर गई। सरपंच ने अपनी नजरें नीची कर लीं। उसके माथे पर पसीने की हल्की परत थी, ठंड में भी। उसने बस इतना कहा, जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसे मैं गांव से बाहर कर दूंगा। लोग पीछे हट गए, लेकिन उनके मन में अब डर नहीं था। सवाल जाग गए थे। उधर गांव की सबसे पिछली गली में वही दो परछाइयां फिर दिखीं। एक ने कहा, गोदाम तक पहुंच गई बात। दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, अब डर का रंग बदल गया, अब डर उनके अंदर है। पहला बोला, सर्दी बढ़ेगी, पर अब आग अपने आप जलेगी। उन्होंने अपनी थैली से एक छोटा कागज निकाला। उस पर लिखा, हम चोर नहीं, जागने की ठंड है। जब तक सच नहीं बोलेगा हम लौटते रहेंगे। कागज चौपाल के दरवाजे पर रखकर वे दोनों धुंध में खो गए। चौपाल की आग बुझ चुकी थी, पर उस कागज के शब्दों में अब एक नई गर्मी थी। गांव की सर्दी वहीं रही, पर दिलों में कुछ पिघलने लगा था। डर नहीं, बल्कि सच्चाई। सर्दी अब और भी बढ़ चुकी थी। सुबह का सूरज भी जैसे बर्फ में लिपटा था। उसकी किरणें जमीन पर पहुंचते ही थम जातीं। गांव के लोग रजाई में दुबके थे, पर चौपाल के बाहर सरपंच और उसके साथी खड़े थे। उनके मुंह से भाप निकल रही थी, जैसे हर सांस में धुआं घुल गया हो। सरपंच ने कहा, आज रात सब हवेली के आसपास पहरा देंगे, वही इन चोरों का अड्डा है। एक चौकीदार बोला, लेकिन सरपंच जी, वो हवेली तो बरसों से सूनी है, वहां तो अब सिर्फ धूल है। सरपंच ने तिरछी नजर डाली, सिर्फ धूल नहीं, बहुत कुछ और भी है। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। हवेली गांव के छोर पर थी, जहां कभी जमींदार का परिवार रहता था। अब दीवारें टूटी, छत टपकती और भीतर चमगादड़ों के झुंड रहते थे। बच्चे उधर जाने से डरते थे और बड़ों के लिए वह जगह किसी भूत की तरह थी। सबको दिखती थी, पर कोई पास नहीं जाता था। शाम तक सर्द हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। आसमान धुंधला था और बर्फीली हवा कपड़ों के भीतर तक चुभ रही थी। फिर भी सरपंच और उसके आदमी लालटेन लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिट्टी सख्त हो गई थी। कदम रखने पर आवाज नहीं आती थी, बस बर्फ का हल्का छर्र सुनाई देता था। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी गंध हवा में तैरने लगी, जैसे पुरानी दीवारों की सड़ी नमी और बर्फ की खुशबू मिल गई हो। सरपंच बोला, टॉर्च जलाओ। जैसे ही रोशनी फैली, दीवारों पर चमगादड़ फड़फड़ाकर उड़ गए। एक चौकीदार ने डरते हुए कहा, सरपंच जी, देखिए, यहां ताले टूटे हुए हैं। दूसरा बोला, और ये निशान दीवार पर किसने बनाए? दीवार पर कोयले से कुछ लकीरें बनी थीं, गोल घेरे और बीच में बिंदु। कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या है। सरपंच ने कहा, शायद चोरों के इशारे हैं, इन्हें पढ़ना होगा। उसी समय हवेली के पिछली तरफ से एक आवाज आई, टक टक, जैसे कोई लोहे की चीज गिर रही हो। सब उधर दौड़े। वहां दरवाजे के पास बर्फ पर कुछ पड़ा था, एक पुरानी घंटी। चमक तो अब नहीं थी, पर उस पर उंगली से लिखा था, मास्टर जी। चौकीदार बोला, ये तो गांव के स्कूल की घंटी लगती है। सरपंच चौंक गया। वो तो सालों पहले गुम हो गई थी। एक जवान बोला, शायद उन्हीं चोरों ने ली थी, लेकिन ये यहां क्यों छोड़ी? सरपंच ने घंटी उठाई। उसके हाथ कांप गए। कुछ तो छिपा है यहां। वो हवेली के अंदर गया, बाकी लोग उसके पीछे। दीवारों पर मकड़ी के जाले झूल रहे थे। फर्श पर धूल और ओस की नमी मिली थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस में सीने में चुभन होती। अंदर एक कमरे में लोहे के 3 संदूक रखे थे। सरपंच बोला, यही हैं वो संदूक जिनकी बात लोग करते हैं। उसने एक का ढक्कन उठाया, खाली। दूसरा खोला, उसमें कुछ पुराने कागज थे।
और बीच में लाल मोम की मुहर। उसने मुहर उठाई, ध्यान से देखा, वही जो उसके नाम की थी। उसकी आंखों में झटका सा आया। लोग पीछे खड़े फुसफुसाने लगे, ये तो सरपंच की मुहर है। पर अगर ये असली है तो इसका मतलब। सरपंच ने घबरा कर कहा, यह किसी ने नकली बनाई है मुझे फंसाने के लिए। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसी वक्त दरवाजे के पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ कांपी और बुझ गई। अंधेरा छा गया। सबकी सांसें तेज हो गईं। किसी ने कहा, कौन है वहां? फिर सन्नाटा। बस ओस की बूंदें छत से टपक रही थीं। थोड़ी देर बाद दरवाजे के नीचे से किसी ने कागज सरकाया। सभी डर के मारे पीछे हटे। सरपंच ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर लिखा था, सच बर्फ में नहीं छिपता, वो बस जम जाता है और जब पिघलता है तो सब कुछ दिखा देता है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। सरपंच ने चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार के कोने पर बस 2 पांव के निशान बने थे जो बाहर की ओर जा रहे थे। चौकीदार ने कहा, वो यहीं थे सरपंच जी, अभी अभी। सरपंच चिल्लाया, सब तरफ देखो, पकड़ो उन्हें। लेकिन बाहर घना कोहरा था। रोशनी बस कुछ ही दूर तक जाती थी। लोगों ने बाहर जाकर देखा, हवेली के पीछे की मिट्टी पर बर्फ में एक और निशान बना था। वहां रखा था एक छोटा सा लकड़ी का पहिया, वही जो चोरों का निशान था। उसके नीचे एक पोटली पड़ी थी। सरपंच ने झुककर खोला। अंदर गेहूं, दाल और एक पुराना कागज। कागज पर लिखा था, हम वही लौ हैं जिसे बुझाने से अंधेरा नहीं मिटता। सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथों की नसें नीली हो गईं। ठंड ने उसकी सांस रोक दी, या डर ने, कोई नहीं जानता। वो बस एक शब्द बोला, ये नाम। कागज के नीचे 2 नाम लिखे थे, भैरव और कारिया। लोगों में हलचल मच गई। किसी ने कहा, अरे ये तो मास्टर जी के बेटे थे। हाँ, दोनों सालों पहले शहर चले गए थे। फिर ये वापस क्यों आए? सरपंच के होंठ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, वो मेरे खिलाफ कुछ जानते हैं। लोगों ने उसे घूरा। क्या? वो कुछ बोलने ही वाला था कि हवेली की दीवार के पीछे से अचानक सीटी की आवाज आई। वही सीटी जो उन चोरों के पास थी। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। धुंध में 2 साएं खड़े थे, एक लंबा, एक थोड़ा छोटा। उनके पीछे लालटेन की हल्की लौ चमक रही थी। फिर वो दोनों परछाइयां धीरे धीरे पीछे हटीं और बर्फ में घुल गईं। बस हवा रह गई और उनके छोड़े हुए शब्द गूंजते रहे। सच ठंडा है, लेकिन जलता है। रात फिर उतर आई थी। ठंड इतनी तेज थी कि सांस लेते ही नथुने जलने लगे। हवा बर्फ की तरह सीधी गालों पर लग रही थी। गांव के ऊपर मोटी धुंध की चादर थी और हर घर के दरवाजे पर लालटेन कांपती लौ की तरह लटक रही थी। लोग अब सड़कों पर कम ही निकलते थे। बच्चों को माहें जल्दी सुला देती। चौपाल पर आज फिर आग जलाई गई थी, पर हवा इतनी तेज थी कि लौ बार बार झुक जाती। सरपंच की आंखों के नीचे काले घेरे थे। पिछली रात हवेली में जो हुआ, उसने उसकी नींद छीन ली थी। वो चौपाल पर बैठा था, ऊनी चादर में लिपटा, पर उसके चेहरे पर पसीने की हल्की परत थी। पास बैठे हरिराम ने पूछा, सरपंच जी, क्या सोच में डूबे हैं? सरपंच बोला, कुछ नहीं, बस ठंड ज्यादा है। हरिराम बोला, ठंड तो सबको लग रही है, पर आप जैसे कांप रहे हैं वैसा किसी को नहीं देखा। सरपंच ने सिर झुका लिया। उसकी नजर सामने जलती आग पर थी, जो कभी कभी भड़क उठती और फिर राख में बदल जाती। वो बोला, आज रात हवेली के पास कोई नहीं जाएगा। जो जाएगा वो वापस नहीं लौटेगा। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। ठीक उसी समय हवा का तेज झोंका आया। धुंध चौपाल में घुस आई। लालटेन की लौ कांपी और बुझ गई। सभी ने एक दूसरे को देखा। किसी ने कहा, कहीं वो दोनों फिर तो नहीं आ गए? सरपंच ने तुरंत कहा, लालटेन जलाओ। जैसे ही नई लौ जली, धुएं की परत ऊपर उठी, पर वो धुआं सिर्फ आग का नहीं था, वो कहीं और से आ रहा था। गांव के पश्चिमी हिस्से की तरफ से काला धुआं हवा में फैल रहा था। एक युवक भागता हुआ आया। सरपंच जी, हवेली की तरफ से आग उठ रही है। सरपंच ने घबरा कर कहा, आग? हवेली में? वो तुरंत खड़ा हुआ और भीड़ उसके पीछे चल पड़ी। रास्ते में ठंड और तेज होती गई। पेड़ों से बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। हवा में राख की गंध थी। जब सब हवेली पहुंचे तो देखा, आंगन के बीचों बीच
लाल लपटें उठ रही थीं। धुआं आसमान तक जा रहा था। पर अजीब बात यह थी कि हवेली के आसपास की बर्फ पिघली नहीं थी, बस आग का एक गोल घेरा बना था। लोग चिल्लाने लगे, पानी लाओ, मिट्टी डालो। पर हवा इतनी ठंडी थी कि पानी के छींटे जमीन पर गिरते ही जम जाते। सरपंच ने डरते हुए कहा, यह कैसी आग है जो ठंड में भी जल रही है? भीड़ में से किसी ने कहा, देखो, कोई छाया हिल रही है। सभी ने नजर उठाई। धुएं के बीच दो परछाइयां दिखीं। दोनों हवेली की छत पर खड़ी थीं। हवा से उनके कपड़े लहरा रहे थे। एक ने हाथ में लालटेन पकड़ी थी, जिसकी लौ काली दिख रही थी। लोगों के शरीर ठिठक गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। सरपंच ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? छत से आवाज आई, वो जिनसे तुम डरते हो, और डर ही हमारा रास्ता है। दूसरी परछाई ने कुछ फेंका। वो चीज सीधे चौपाल के चौकीदार के पास गिरी। वो एक पुरानी नोटबुक थी, आधी जली हुई। उस पर लिखा था, मास्टर जी की डायरी। लोगों ने देखा, पन्ने अधजले थे, लेकिन कुछ शब्द साफ पढ़े जा सकते थे। सरपंच ने गांव की जमीनें गिरवी रखीं। बच्चों के स्कूल के पैसे हवेली के संदूक में छिपाए गए। हवा फिर चली और लालटेन की लौ अचानक बुझ गई। जब रोशनी लौटी तो छत खाली थी। दोनों परछाइयां गायब थीं। सरपंच ने झुककर डायरी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, अब तो साफ है सरपंच जी, ये चोर नहीं है, ये हमें सच्चाई दिखाने आए हैं। दूसरा बोला, मास्टर जी के बेटे हैं ये, वही जो बरसों पहले शहर चले गए थे। सरपंच ने गुस्से में डायरी को जमीन पर पटका। सब झूठ है। पर पन्ने हवा में उड़ गए। कुछ पन्ने जलती राख में गिरे और जलने लगे। पर एक पन्ना उड़कर सरपंच के पैरों पर आकर गिरा। उस पर लिखा था, जो डर फैलाता है उसका सच सबसे पहले जलता है। भीड़ अब खामोश थी। सबकी नजरें सरपंच पर थीं। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे ठंड और डर ने मिलकर उनमें आग जला दी हो। वो बोला, जिसने ये सब किया है वो अगर मेरे सामने आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो घर की ओर चला गया। लोग वहीं खड़े रहे। हवेली की आग अब धीमी पड़ रही थी। धुएं की गंध हवा में अब भी थी, पर उसमें कुछ नया था, जैसे जलती सच्चाई की खुशबू। रात का आखिरी पहर था। गांव में हर घर के दरवाजे पर बर्फ जम चुकी थी, मगर उस बर्फ के बीच एक चीज चमक रही थी। हर घर के बाहर किसी ने लालटेन रखी थी और उसकी लौ पूरी रात जलती रही। लोग कहते हैं, उस रात गांव में ठंड जरूर थी, पर डर पहली बार थोड़ा कम हुआ। और हवेली की राख में किसी ने एक कागज पाया, जिस पर लिखा था, जब आग डर को जलाती है तब सर्दी भी गर्म लगने लगती है। सुबह की धूप आई तो जमीन पर बर्फ की पतली परत चमक रही थी। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें लटक रही थीं और हर बूंद में धूप की छोटी किरण फंसी थी। ठंड अब भी बरकरार थी, इतनी कि उंगलियां सुन्न पड़ जाएं। गांव में पिछली रात की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। कोई कह रहा था, हवेली की आग अपने आप लगी थी, तो कोई कहता, नहीं, वो दोनों चोरों ने ही लगाई थी। लेकिन एक बात पर सबका मन ठहर गया था, मास्टर जी की डायरी। बच्चे तक ये कहानी सुन रहे थे। कोई पूछता, माँ, मास्टर जी कौन थे? माँ कहती, वो जो हमें लिखना पढ़ना सिखाते थे बेटा, जिनकी घंटी की आवाज से सुबह होती थी। बच्चा फिर पूछता, और वो दोनों चोर? माँ बस मुस्कुराती, शायद वही जो अब भी हमें सिखा रहे हैं कि सच से डरना नहीं चाहिए। सर्दी बढ़ती जा रही थी। हवा इतनी ठंडी कि सांस बाहर निकलते ही धुएं की तरह दिखती। हर घर के चूल्हे पर आग जल रही थी, लेकिन लोग अब भीतर से बेचैन थे। उधर गांव के छोर पर वही पुरानी टूटी झोंपड़ी थी, जहां कभी मास्टर जी रहते थे। दीवारें आधी गिरी हुई और फर्श पर बर्फ की परत। लेकिन वहां अब दो परछाइयां बैठी थीं, भैरव और कारिया। दोनों ठंडी दीवार से टिके थे। पास में बुझी हुई लालटेन और उनके बीच रखी वही स्कूल की घंटी। कारिया ने अपने हाथों को रगड़ा, सांस छोड़ी और बोला, ठंड बढ़ती जा रही है भाई। भैरव मुस्कुराया, ठंड तो दिल में नहीं घुसनी चाहिए। फिर उसने घंटी को उठाया, साफ किया और कहा, याद है, इसी घंटी से पिताजी कहते थे, बच्चों को जगाओ, उजाला फैलाओ। कारिया ने सिर हिलाया, और अब हम उसी घंटी से अंधेरा मिटाने निकले हैं। भैरव ने घंटी को ध्यान से देखा। किनारों पर खरोंचें थीं,
पर धातु अब भी चमकती थी। वो बोला, जब आखिरी बार ये घंटी बजी थी तब हम दोनों बच्चे थे। उस दिन बर्फ पड़ रही थी और सरपंच पिताजी से झगड़ रहा था। कार्या ने धीरे से कहा, वो दिन कभी भूला नहीं। उसी दिन सरपंच ने कहा था, सच बोलने वाले भूख से मरते हैं, और पिताजी ने जवाब दिया था, सच बोलने वाले भले ठंड में कांपें पर झूठ की आग में नहीं जलते। दोनों कुछ देर चुप रहे। हवा का झोंका आया। दीवार की दरार से बर्फ के छोटे टुकड़े उड़कर अंदर गिरे। भैरव ने घंटी को थामा और बोला, अब वक्त है इसे फिर से बजाने का। कार्या ने पूछा, कहाँ? भैरव बोला, वही पुराना स्कूल जहां बच्चों की हंसी अब बंद हो गई है। शाम ढलने लगी। सूरज लाल गेंद की तरह बर्फ में उतर गया। गांव के रास्ते सुनसान थे। लोग दरवाजे बंद कर चुके थे। भैरव और कार्या ठंडी हवा में स्कूल की ओर चल पड़े। उनके पैरों के नीचे बर्फ की परत चटकती जाती। चर चर। पुराना स्कूल अब खंडहर जैसा था। छत टपकती, दरवाजे टेढ़े, पर दीवार पर अब भी एक फटा हुआ बोर्ड टंगा था, सुखपुर प्राथमिक विद्यालय। दोनों अंदर गए। हवा में सड़न और पुरानी किताबों की गंध थी। भैरव ने घंटी को दरवाजे के पास टांग दिया। फिर दोनों खामोश खड़े रहे। कार्या बोला, अब इसे बजाएंगे तो पूरा गांव जाग जाएगा। भैरव ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो चाहिए। उसने घंटी की डोरी पकड़ी, ठंडी पर मजबूत। पहला झटका, टनन, आवाज गूंज उठी, हवा में जैसे किसी ने पुरानी याद जगा दी हो। दूसरा झटका, टन टन, आवाज बर्फ पर टकराकर लौटने लगी। गांव के घरों में बैठे लोग चौंक गए। एक औरत बोली, अरे ये तो स्कूल की घंटी है। दूसरी बोली, सालों बाद ये आवाज सुनाई दी है। लोग खिड़कियों से झांकने लगे। कोई कह रहा था, वो दोनों लौट आए हैं। कोई कहता, कहीं ये कोई संकेत तो नहीं। सरपंच के घर तक आवाज पहुंची। वो चौंक उठा। उसकी आंखें फैल गईं। वो बड़बड़ाया, ये कैसे मुमकिन है? वो घंटी तो। वो लालटेन लेकर बाहर भागा। ठंडी हवा में उसकी सांस धुआं बन रही थी। स्कूल पहुंचकर उसने देखा, दरवाजे के पास घंटी झूल रही थी। भैरव और कार्य कहीं नहीं थे, पर घंटी अपने आप बज रही थी। हवा उसे झुला रही थी और उसकी आवाज पूरे गांव में फैल रही थी। सरपंच ने झल्लाकर घंटी उतारनी चाहिए, पर धातु इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ जल गए। वो पीछे हट गया। घंटी धीरे धीरे थम गई, पर तभी उसके पैरों के पास एक छोटा सा कागज उड़कर गिरा। उस पर लिखा था, सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, याद भी है, और हम वो याद हैं जो अभी खत्म नहीं हुई। सरपंच के हाथ कांपने लगे। उसने इधर उधर देखा, पर धुंध के सिवा कुछ नहीं था। दूर किसी ने सीटी बजाई, वही सीटी जो पहली रात सुनी गई थी। आवाज धीरे धीरे हवा में गुम हो गई। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सबने स्कूल की ओर देखा। घंटी फिर से हिलने लगी, जैसे किसी ने धीरे से उसे छुआ हो। ठंडी हवा में उसकी ध्वनि किसी प्रार्थना की तरह गूंज रही थी। सच को जमने मत दो, उसे जगाए रखो। और उसी रात से गांव में एक नई बात फैल गई। जब भी सर्दी बढ़ती है और धुंध छा जाती है, स्कूल की घंटी अपने आप बजती है। कोई कहता, भैरव और कार्य फिर लौट आए, और कोई कहता, वो कहीं नहीं गए, बस हवा में मिल गए। ठंड का मौसम अब अपने चरम पर था, पर उस दिन आसमान का रंग कुछ अलग था। धूप गायब थी और हवा में नमी बढ़ गई थी। खेतों के ऊपर काली बादल की परतें छा रही थीं। लोग हैरान थे। सर्दी के बीच यह अचानक बारिश का इशारा किस बात का था? दोपहर तक आसमान गहरा हो गया। हवा तेज चलने लगी और शाम होते होते बूंदें गिरने लगीं। बर्फीली बारिश जो जमीन को भी सुन्न कर दे। हर घर की छत टपकने लगी। खिड़कियों के पीछे बच्चे सिमट कर बैठे। चूल्हे के पास बूढ़ियाओं ऊन बुन रही थीं और आग के पास अपने हाथ सेंक रही थीं। चौपाल पर आग जलाना भी मुश्किल था। लकड़ियां गीली हो चुकी थीं। सरपंच ने ऊंची आवाज में कहा, सब अपने घर चले जाओ, रात को कोई बाहर नहीं निकलेगा। लोगों ने उसकी बात मानी, पर भीतर ही भीतर सबको लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। बारिश अब तेज हो चुकी थी। हवा में ठंड और नमी का मिश्रण किसी डर की तरह चुभ रहा था। रात के करीब 10 बजे गांव के उस छोर से सीटी की आवाज आई। वही पुरानी धातु वाली सीटी, पहले धीमी, फिर जोर से। फूह! सरपंच का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, फिर आ गए।
गांव के 2-3 जवान टॉर्च लेकर बाहर निकले, पर बारिश इतनी तेज थी कि रोशनी कुछ ही दूर तक जाती। तालाब की तरफ से पानी की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। वहां तक पहुंचने वाला रास्ता अब कीचड़ से भर गया था। गांव के किनारे एक पुल था, पत्थर का, पर बहुत पुराना। वहीं से पानी का बहाव सबसे तेज होता। भैरव और कारिया उस पुल के पास खड़े थे। उनके कपड़े भीग चुके थे, पर चेहरों पर कोई डर नहीं था। भैरव बोला, आज पानी बढ़ेगा, अगर पुल टूट गया तो नीचे के घर बह जाएंगे। कारिया ने सिर हिलाया, रस्सियां तैयार हैं, बस थोड़ी देर में बांध देता हूं। दोनों ने ठंडे पानी में उतरकर पुल के खंभों से मोटी रस्सियां बांधना शुरू किया। पानी इतना ठंडा था कि पैरों की त्वचा सुन्न पड़ गई। बारिश की बूंदें चेहरे पर चुभतीं, पर दोनों डटे रहे। तभी बिजली चमकी। सफेद रोशनी ने आसमान और धरती को पल भर के लिए एक कर दिया, और उसी रोशनी में भैरव ने कुछ देखा। पुल के दूसरी ओर एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी। बारिश में उसकी लौ कांप रही थी। भैरव ने आंखें सिकोड़कर देखा। वो सरपंच है। सरपंच पानी के ऊपर बने रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आवाज आई, तुम दोनों रुक जाओ। तुम सोचते हो मैं नहीं जानता तुम कौन हो। भैरव ने ठंड में कांपती आवाज में कहा, जानते तो हो ही सरपंच जी, तभी तो छिपते रहे। कारिया ने रस्सी कसते हुए कहा, हमसे लड़ने नहीं, खुद से लड़ने का वक्त आ गया है। सरपंच हंस पड़ा, तुम दोनों बच्चों को लगता है कि इस गांव को बचा लोगे। इस बारिश में खुद बच जाओ तो बड़ी बात है। इतना कहकर उसने अपने हाथ की लालटेन फेंक दी, सीधी पुल के नीचे। तेज हवा चली और पुल के नीचे का बांध हिलने लगा। भैरव ने तुरंत कहा, कारिया, बांध कसो। दोनों ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी। रस्सी पुल के खंभों से कसकर बंधी, पर पानी की धार और तेज हो गई। लहरें अब उनके घुटनों तक पहुंच गई थीं। उधर गांव की ओर से कुछ लोग भागते हुए आए। हरिराम ने दूर से चिल्लाया, पुल टूट रहा है। लोगों के चेहरे डर से जम गए, पर उसी वक्त दोनों भाइयों की परछाइयां पुल के ऊपर दिखीं, जैसे ठंड और तूफान के बीच दो ज्वालाएं जल रही हों। भैरव ने चिल्लाकर कहा, किसी को मत आने दो, रस्सी बांध दी है, अब बहाव नहीं बढ़ेगा। हरिराम की आंखें नम हो गईं। वो बोला, तुम कौन हो बेटा? आवाज आई, हम वही हैं जिन्हें तुम चोर कहते हो, पर हमारा काम चोरी नहीं, बचाना है। बारिश और तेज हो गई। बिजली की गरज से आसमान फटने जैसा लगा। सरपंच अब भी पुल के किनारे खड़ा था, पर अचानक उसका पैर फिसला। वो पानी में गिर पड़ा। भैरव ने बिना सोचे छलांग लगा दी। पानी की धार बहुत तेज थी, पर उसने सरपंच का हाथ पकड़ लिया। दोनों पानी में बहने लगे। कारिया ने रस्सी पकड़ी और जोर से खींचा। दोनों किनारे के पास आए। भैरव ने सरपंच को बाहर धकेल दिया, पर खुद बहाव में फंस गया। लोग दौड़े, रस्सी फेंकी, पर तब तक भैरव पानी में गुम हो चुका था। सिर्फ उसका मफलर पुल की रेलिंग में फंसा रह गया। बरसात थमने लगी, पर आसमान अब भी रो रहा था। सरपंच जमीन पर पड़ा कांप रहा था। हरिराम उसके पास आया, बोला, जिसे तुम चोर कहते थे उसने तुम्हारी जान बचाई। सरपंच की आंखों से आंसू निकल पड़े। सुबह जब बारिश रुक गई तो तालाब के किनारे एक लकड़ी की पेटी बहकर आई। लोगों ने खोला। अंदर एक घंटी थी और उसके साथ एक कागज। कागज पर लिखा था, पानी ठंडा था पर मन गर्म था, डर को बहा लाना जरूरी था। गांव के लोग घंटी को चौपाल में रखकर बोले, अब ये घंटी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बजेगी, यह हर सर्दी हमें याद दिलाएगी कि डर से बड़ी कोई ठंड नहीं। उस दिन से जब भी सर्दी में बारिश होती, गांव के लोग कहते, भैरव अब भी पुल के नीचे पहरा देता है। बारिश थम चुकी थी, पर ठंड ने अब नया रूप ले लिया था। हवा में नमी घुल चुकी थी, जो हड्डियों तक उतर जाती। आसमान हल्का नीला और धुंधला था। गांव के रास्तों पर जगह जगह कीचड़ था और उसमें जमी बर्फ की परत चमकती थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे थे, पर हर किसी की नजर अब भी पुल की दिशा में थी, जहां पिछली रात भैरव गायब हुआ था। हरिराम चौपाल के पास खड़ा था। उसके हाथ में वही घंटी थी जो पानी में बहकर आई थी। उसकी आंखें नम थीं। वो बुदबुदाया, जिसे सबने चोर समझा वही गांव का रखवाला निकला। चौपाल के पास ही सरपंच बैठा था, कंबल में लिपटा, पर कांपता हुआ।
ठंड उसके शरीर में कम और मन में ज्यादा उतर चुकी थी। उसने कहा, भैरव को खोजो, चाहे जैसा हो गया हो, उसे ढूंढो। लोग नदी किनारे गए, तालाब का किनारा खंगाला, पर भैरव नहीं मिला। बस उसका मफलर मिला, जो अब भी भीगा हुआ था। गांव अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वे जो कहते थे भैरव और कारिया सच्चे थे, और दूसरी तरफ वे जो अब भी सरपंच की बात मानते थे। पर उस शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सरपंच के गोदाम से फिर अजीब आवाजें आने लगीं, पहले धीमी, फिर भारी। थक थक, जैसे कोई अंदर कुछ खींच रहा हो। चौकीदार दौड़ते हुए आया। सरपंच जी, आपके गोदाम से धुआं निकल रहा है। सरपंच ने झटपट लालटेन उठाई और वहां पहुंचा। गोदाम की दीवारें नम थीं और छत से पानी टपक रहा था। अंदर घुसते ही मिट्टी और लोहे की गंध मिली। धुएं के बीच कुछ बोरियां रखी थीं, काले कपड़े की बोरियां। हर बोरी पर लाल रंग से लिखा था अनाज, पर किसी बोरी से अनाज की महक नहीं आ रही थी। सरपंच ने कांपते हाथों से एक बोरी खोली। उसके अंदर चावल नहीं, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े थे, कुछ चमकदार, कुछ धारदार। उसने एक टुकड़ा उठाया तो चौकीदार ने डरते हुए पूछा, ये क्या है मालिक? सरपंच बोला, ये खेत जोतने के औजार हैं, पुराने। पर उसकी आवाज कांप रही थी। चौकीदार ने दूसरी बोरी खोली। इस बार अंदर एक बक्सा था। उस बक्से में कुछ पुराने कागज रखे थे। पहले पन्ने पर लिखा था सुखपुर जमीन सुधार योजना, ठेकेदार लालमल चौधरी, और नीचे छोटा सा नाम था सरपंच गोविंद। चौकीदार की आंखें फैल गईं। मालिक, ये तो वही कागज हैं जो हवेली से गायब हुए थे। सरपंच ने जल्दी से कागज खींचकर फाड़ दिए। किसी को मत बताना। पर उसी पल दरवाजे के बाहर से किसी की धीमी आवाज आई, सच को जितना भी फाड़ो वो सर्दी की तरह लौट ही आता है। सरपंच पीछे मुड़ा, पर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी और उसके साथ एक पुरानी सीटी की आवाज, फू। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो दौड़कर बाहर निकला, पर धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पैरों के नीचे बर्फ चरमरा रही थी। कानों में बस वो सीटी गूंज रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम्हारा डर ही तुम्हें सजा देगा। अगली सुबह जब गांव के लोग पहुंचे तो गोदाम के दरवाजे खुले थे। अंदर की सारी बोरियां गायब थीं। सिर्फ एक खाली थैला पड़ा था, काला थैला, जिस पर कोयले से लिखा था, झूठ का बोझ हमेशा सबसे भारी होता है। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। हरिराम ने कहा, भैरव नहीं गया, वो लौट आया है। उसने गोदाम से झूठ हटा दिया। किसान ललन बोला, पर कैसे? वो तो बह गया था ना? हरिराम बोला, जिसे सच का रास्ता मिल जाए उसे पानी भी नहीं रोक सकता। दोपहर तक आसमान फिर धुंधला होने लगा। ठंडी हवा चली और बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे। गांव के बीच वाले पीपल के नीचे किसी ने कुछ रखा था। लोग जमा हुए। वहां वही काला थैला था, पर अब खाली। थैले के ऊपर एक पुरानी लालटेन रखी थी, जिसकी लौ बिना तेल के जल रही थी। बूढ़ी औरतें फुसफुसाईं, ये तो वही लालटेन है जो हवेली से मिली थी। हरिराम ने धीरे से कहा, भैरव लौट आया है, पर अब वो चोर नहीं, आग है। सूरज ढलने लगा। धुंध और गहरी हो गई। सरपंच अपने घर में बंद था। उसके कानों में बार बार सीटी की आवाज गूंज रही थी। वो डर से आंखें बंद कर लेता, पर जब खोलता तो दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा मिलता, काले थैले का बोझ हल्का कर दो, वरना सर्दी और बढ़ जाएगी। उसकी सांस तेज हो गई। उसने घर की खिड़की से बाहर झांका। सामने दो साए खड़े थे। बारिश की परत उन पर फिसल रही थी और उनकी आंखें चमक रही थीं। वो चीखा, दूर रहो, पर हवा ने उसका शब्द निगल लिया। दोनों परछाइयां कुछ देर वहीं खड़ी रहीं, फिर मुड़कर बर्फ में खो गईं। सिर्फ उनकी छोड़ी हुई सीटी की गूंज रह गई, धीमी, ठंडी, पर साफ। हम लौटते रहेंगे जब तक सच्चाई बोल नहीं उठती। उस रात गांव में फिर किसी ने आग नहीं जलाई। लोग कहते हैं सर्दी तो अब भी वही है, पर डर अब सरपंच के घर में रहता है। रात का आसमान धुंध से भरा था। चांद पूरा था, पर उसकी रोशनी भी बर्फ की परत में खो गई थी। गांव में सन्नाटा था। बस हवा की सीटी और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हर घर के अंदर लोग रजाई में सिमटे थे, पर किसी को नींद नहीं थी। सबके मन में एक ही सवाल था, वो दोनों कौन हैं
जो डर को भी ठंड से ज्यादा ठंडा बना देते हैं। उधर गांव से दूर उस पुराने जंगल के किनारे दो आकृतियां चल रही थीं, भैरव और कार्य। उनके कपड़े गीले थे, चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में वही पुरानी चमक थी, जैसे अंधेरी रात में जलती दिया की लौ। भैरव की सांस भारी थी, लेकिन आवाज ठहरी हुई। कार्य, अब गांव हमें पहचान गया है। कार्य बोला, पहचान गया या डर गया? भैरव मुस्कुराया, डर और पहचान एक जैसे ही तो होते हैं, बस नाम अलग होता है। दोनों एक चट्टान पर बैठ गए। सामने जमी हुई जमीन पर बर्फ की हल्की परत थी। भैरव ने अपने हाथों को रगड़ा, सांस छोड़ी और बोला, याद है भाई, यही जंगल वो जगह है जहां पिता हमें पढ़ाने लाते थे। कहते थे, यहां शांति है, यहां शब्दों की गूंज सुनी जा सकती है। कार्य की आंखें भीग गईं। हाँ, और वहीं पहली बार हमने उनकी किताब में वो पन्ना देखा था जिसमें लिखा था कि सरपंच ने स्कूल के पैसे हड़प लिए। भैरव की मुट्ठी भींच गई। अगर पिताजी ने वो बात चौपाल पर न कही होती तो शायद वो जिंदा रहते। कार्य ने कहा, वो दिन मैं भूल नहीं सकता जब सर्दी की उसी रात उन्हें लोगों ने घर से खींचकर बाहर निकाला था और कहा था, झूठे मास्टर। भैरव की आंखों से आंसू गिरे और तुरंत बर्फ पर जम गए। तू जानता है कार्य, भैरव ने कहा, उस दिन पिताजी की आंखों में आंसू नहीं थे। वो बस बोले थे, सच को मारोगे तो वो हवा बन जाएगा, हर सर्दी में लौटेगा। और देख, अब हम वही हवा बन गए हैं। कार्य चुप रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, शायद ठंड से या याद से। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। हवा की सरसराहट में पुराने दिनों की बातें जैसे गूंजने लगीं। भैरव बोला, जब पिता गए हम गांव छोड़कर चले गए। सोचा था शहर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे, पर वहां भी ठंड वही मिली, रिश्तों की, लोगों की। कार्य बोला, हाँ, वहां किसी ने पूछा ही नहीं कि हम कौन हैं, बस नाम सुना, मास्टर जी के बेटे, और दरवाजा बंद कर लिया। भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब जब हम लौटे हैं तो अपने नाम से नहीं, अपने काम से पहचान बना रहे हैं। कार्य बोला, हमने किसी से बदला नहीं लिया, बस वो वापस किया जो उनका हक था, अनाज, दवा, कंबल, और डर उन्हीं के लिए छोड़ा जिन्होंने हमें ठुकराया। हवा का झोंका चला, लालटेन की लौ कांप उठी। भैरव ने कहा, अब सरपंच को सच का सामना करना ही होगा। गोदाम के कागज, हवेली की मुहर और मास्टर जी की डायरी, सब कुछ धीरे धीरे सामने आ जाएगा। कार्य ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। लेकिन भैरव, तूने अपनी जान खतरे में डाल दी। पुल के नीचे बहाव इतना तेज था, तू बच कैसे गया? भैरव हल्का सा मुस्कुराया, शायद सर्दी ने खुद मुझे बचाया। पानी इतना ठंडा था कि सांस रुक गई, पर बहाव मुझे किनारे पर फेंक गया। जब आंख खुली तो आसमान में बिजली चमक रही थी, और तभी मुझे लगा अब हमारा काम अधूरा नहीं रहेगा। कार्य की आंखें चमक उठी। तो तू जिंदा है क्योंकि सच्चाई ने तुझे छोड़ा नहीं। भैरव बोला, हाँ, और अब गांव को डर से आजाद करना है। ठंडी हवा के बीच दोनों उठे। उनके पैरों के नीचे बर्फ चटक रही थी। भैरव बोला, आज रात आखिरी निशान छोड़ेंगे, ऐसा निशान जो गांव की आंखें खोल देगा। कार्य ने पूछा, कहां? भैरव बोला, वहीं चौपाल के बीचों बीच जहां पिताजी को झूठा कहा गया था। गांव में उसी समय सरपंच अपने कमरे में बेचैन था। दीवारों पर हर जगह सीटी की गूंज सुनाई देती। वो बुदबुदाया, अब तो सब खत्म हो गया, ये दोनों मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगे। उसकी पत्नी बोली, आपने जो किया उसका डर अब लौट रहा है। सरपंच ने गुस्से से कहा, मैंने गांव के लिए किया। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, अगर गांव के लिए किया होता तो लोग आज आपके साथ होते। बाहर हवा तेज हो गई थी। धुंध ने चौपाल को ढंक लिया था। अचानक किसी ने वहां एक लालटेन रखी जिसकी लौ हरी थी। गांव के कुछ लोग देखने पहुंचे। लालटेन के नीचे एक पत्र रखा था। कागज पर लिखा था, मास्टर जी के बेटे लौट आए हैं, पर सज्जा उनका नहीं, तुम्हारी है। जो डर फैलाता है वही सर्दी में सबसे पहले जमता है। गांव में हलचल मच गई। सरपंच वहां पहुंचा। उसने लालटेन उठाई, पर लौ अचानक बुझ गई। उसी क्षण हवा में दो परछाइयां दिखीं, एक लंबी एक छोटी। उनकी आंखों में आग थी। सरपंच पीछे हट गया। भैरव की आवाज आई, पिताजी ने कहा था, झूठ की सर्दी कभी सूरज नहीं देखती। अब तुम्हारा सूरज डूब चुका है।
इतना कहकर दोनों धुंध में घुल गए। सिर्फ घंटी की हल्की टन टन सुनाई दी, जैसे मास्टर जी की कक्षा फिर शुरू हो गई हो। सुबह जब सूरज निकला तो चौपाल के बीच लिखा था, भैरव और कार्या चोर नहीं, सर्द हवा के रखवाले हैं। उस दिन गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ठंड अब भी थी, पर डर नहीं था। हवा वहीं थी, पर उसमें सच्चाई की गर्मी घुल चुकी थी। सर्दी अब गांव के हर कोने में उतर आई थी। सुबह का धुंधलका ऐसा था कि 5 कदम आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लोग जब चूल्हा जलाते तो धुआं और धुंध आपस में घुलकर एक सफेद दीवार बना देते। हवा में बर्फ की बूंदें थीं, इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीने में चुभन होती। गांव अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। हर गली में कोई न कोई चर्चा चल रही थी। भैरव और कार्य अब भी हैं, वो हमें बचा रहे हैं। नहीं, वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। सर्दी की इस सुबह जब पूरा गांव ओस से भीग चुका था, तभी दूर से एक आवाज आई, सीटी की आवाज। धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, जैसे कोई संदेश दे रहा हो। पहले तो सबने सोचा ये किसी बच्चे की शरारत होगी, पर कुछ ही देर में वही सीटी एक साथ 4 दिशाओं से सुनाई दी। पूरा गांव चौकन्ना हो गया। सरपंच अपने घर के बरामदे में बैठा था। वो कंबल में दुबका आग के पास बैठा था। सीटी की आवाज सुनते ही उसने चौंक कर सिर उठाया। उसका चेहरा डर से सख्त हो गया। वो बड़बड़ाया, फिर शुरू हो गया, ये संकेत है। उसने तुरंत अपने चौकीदारों को बुलाया। पूरा गांव देखो, पता लगाओ ये आवाज कहां से आ रही है। पर चौकीदारों को सिर्फ ठंडी हवा और धुंध मिली। सीटी की आवाज कभी पास से आती, कभी दूर से, जैसे हवा के साथ खेल रही हो। गांव के बीचों बीच चौपाल पर लोग जमा हो गए। हरिराम ने कहा, यह कोई चेतावनी है। हर सर्दी में यह आवाज कुछ कहती है। एक किसान बोला, पिछली बार सीटी के बाद पुल टूटा था, अब क्या होगा। दूसरा बोला, शायद अब झूठ टूटेगा। ठीक उसी वक्त चौपाल के पास खड़े पीपल के पेड़ से एक लालटेन नीचे गिरी। सब डरकर पीछे हटे। लालटेन का शीशा टूटा और उसके भीतर से एक छोटा कागज बाहर निकला। हरिराम ने झुककर उठाया। कागज पर कोयले से लिखा था, 3 बार सीटी बजे तो आंखें खोल लेना, सच्चाई पास होगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। सरपंच वहीं पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, किसी ने यह नाटक रचा है, सब घर जाओ। लेकिन उसी समय दूसरी बार सीटी बजी, इस बार इतनी जोर से कि हवा भी कांप उठी। धुंध और घनी हो गई। लालटेनें बुझने लगीं और तभी चौपाल के ठीक पीछे की दीवार पर एक छाया उभरी। 2 आकृतियां, एक लंबी और एक थोड़ी छोटी। लोगों ने डरकर एक साथ सांस रोक ली। छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी और दीवार पर 2 शब्द उभर गए, भोर का सच। हरिराम ने पूछा, इसका क्या मतलब है। एक बुजुर्ग बोला, शायद कल सुबह कुछ होने वाला है। सरपंच ने गुस्से में कहा, किसी ने रंग से ये लिखा है, इन दोनों भाइयों का खेल अब खत्म होगा। वो तुरंत अपने लोगों के साथ हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली अब अंधेरे में डूबी थी। दीवारों पर ओस के कतरे टपक रहे थे। अंदर जाते ही सरपंच ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी झिलमिलाने लगी। दीवार के बीचों बीच किसी ने कोयले से लिखा था, आज की रात आखिरी है, सर्दी का हिसाब चुकता होगा। सरपंच के हाथ कांपने लगे। उसने टॉर्च जमीन पर गिरा दी। बाहर से तीसरी बार सीटी बजी, लंबी, गहरी और ठंडी, जैसे आसमान खुद बोल उठा हो। वो दौड़कर बाहर आया। हवा में बर्फ उड़ रही थी। हर दिशा में धुंध के बीच कोई ना कोई लालटेन चमक रही थी, कभी बाईं तरफ, कभी दाईं, कभी आसमान की ओर। हर लालटेन की लौ किसी अलग जगह इशारा कर रही थी। चौकीदारों ने चिल्लाकर कहा, सरपंच जी, ये लालटेनें खुद चल रही हैं। पर सरपंच जानता था कि ये संकेत हैं। वो चीख पड़ा, ये दोनों मुझे गांव के सामने गिराना चाहते हैं। हरिराम जो वहां पहुंचा था बोला, नहीं सरपंच, वो तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हारा सच दिखाना चाहते हैं। अचानक हवा की दिशा बदली। धुंध हटने लगी। सामने स्कूल की इमारत दिखी, वही जहां मास्टर जी पढ़ाते थे। उसकी छत पर 2 आकृतियां खड़ी थीं, भैरव और कार्य। दोनों ने हाथ उठाया। भैरव ने वही घंटी हवा में बजाई, टनन टनन टनन, 3 बार। पूरा गांव जाग उठा। सभी ने अपनी खिड़कियां खोलीं। लोग बाहर निकले। ठंडी हवा में घंटी की गूंज ऐसे फैल रही थी जैसे पुराना सच फिर जिंदा हो गया हो। फिर स्कूल के दरवाजे पर रोशनी जली।
किसी ने भीतर दीपक जलाया था। दरवाजे पर कुछ लिखा था। मास्टर जी निर्दोष थे। सरपंच वहीं जम गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो, वह बड़बड़ाया, लेकिन हवा में सिर्फ सीटी की गूंज थी, धीमी, दूर जाती हुई, जैसे जवाब दे रही हो। सर्दी माफ करती है पर भूलती नहीं। सुबह जब सूरज निकला तो गांव की दीवारों पर एक साथ कई निशान बने थे। हर दीवार पर लिखा था 3 सीटी, 3 सच्चाइयां, डर, झूठ और पछतावा। और उसके नीचे एक निशान, लकड़ी का टूटा पहिया। लोगों ने देखा, चौपाल के बीचों बीच लालटेन जल रही थी और उसके नीचे वही घंटी रखी थी जिस पर लिखा था मास्टर जी। गांव की ठंडी हवा में अब भी सीटी की हल्की गूंज थी, धीमी, कोमल और सच्चाई से भरी। सर्दी अब अपने चरम पर थी। सूरज सुबह दिखता तो सही, पर उसकी रोशनी में कोई गर्मी नहीं थी। धुंध इतनी गाढ़ी थी कि आदमी अपना ही हाथ सामने नहीं देख पाता। गांव की गलियों में बर्फ की पतली परत जमी थी और हर सांस से धुआं निकलता था। चौपाल के सामने पीपल का पेड़ ठिठुरता खड़ा था। उसकी टहनियां सूख चुकी थीं और नीचे की मिट्टी सख्त बर्फ जैसी हो गई थी। लोग आग के लिए लकड़ी इकट्ठा करने निकले, पर लकड़ी भी गीली थी। ठंड इतनी थी कि लोग बात करने से भी डरते, कहीं सांस बर्फ बनकर टूट न जाए। ऐसे ही एक दिन सुबह हरिराम चौपाल के पास पहुंचा। वह अपनी लाठी के सहारे चल रहा था, पर चेहरे पर चिंता थी। उसने देखा, चौपाल की पिछली दीवार में हल्की दरार पड़ गई थी। वो बुदबुदाया, ये दीवार तो कल तक ठीक थी। उसने झुककर दीवार छुई। ठंडी थी पर नरम भी। कुछ देर बाद गांव के 2 युवक आए। हरिराम ने कहा, इस दीवार में कुछ गड़बड़ है, इसे गिरने से पहले देख लेना चाहिए। उन्होंने फावड़ा उठाया और दीवार के नीचे की मिट्टी थोड़ी हटाई। अंदर से कुछ लकड़ी के टुकड़े दिखाई दिए। ये क्या है? किसी ने पूछा। लकड़ी खींची गई और मिट्टी गिरने लगी। धीरे धीरे दीवार के अंदर से एक लोहे का कोना दिखा। वो किसी पुराने ट्रंक, संदूक का हिस्सा था। सबके चेहरे पर जिज्ञासा जाग उठी। हरिराम बोला, इसे बाहर निकालो। 4 लोगों ने मिलकर दीवार का हिस्सा तोड़ा। सर्द हवा के साथ मिट्टी के कण उड़ते गए और कुछ ही मिनटों में एक पुराना लोहे का संदूक बाहर निकला। उस पर जंग लगी थी, पर ताला टूटा नहीं था। ताले के ऊपर धूल जमी थी और लाल मोम का निशान भी था, वही जो हवेली में मिला था। भीड़ जमा हो गई, लोग फुसफुसाने लगे। फिर वही मुहर। ये तो मास्टर जी के समय की चीज लगती है, हरिराम ने कहा। इस बार इसे चौपाल के बीच खोलना चाहिए ताकि सब देख सकें। सरपंच भी वहां पहुंच चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, किसी ने इसे यहां छिपाया होगा, पर क्यों? हरिराम ने कहा, सर्दी के मौसम में दीवारें भी सच बोल देती हैं सरपंच जी। शायद अब वक्त आ गया है कि ये भी बोले। उसने फावड़े से ताला तोड़ा। धातु की आवाज सर्द हवा में गूंज गई। टन। संदूक खुला। अंदर पुराने कागज, कुछ मुड़े तुड़े नोट और एक मोटी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ग्राम सुखपुर, लेखा रजिस्टर, मास्टर गोविंद। हरिराम ने धीरे से पन्ने पलटे। हर पन्ने पर तारीखें थीं, राशियां थीं और नीचे हस्ताक्षर, सरपंच गोविंद। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। सरपंच के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाया, ये झूठ है, किसी ने नाम लिख दिया होगा। हरिराम बोला, नाम तो वही है, लेकिन तारीखें देखो। वो पढ़ने लगा। 15 जनवरी, स्कूल के बच्चों के लिए किताबों का खर्च निकाला गया। 25 जनवरी, अनाज बांटने का हिसाब बंद। और उसके नीचे, राशि गांव के विकास कोष में जमा। हरिराम ने आगे पढ़ा। फरवरी, कोष से 500 रुपये निकाले गए। हस्ताक्षर, सरपंच गोविंद। नीचे एक और पंक्ति थी, भैरव और कारिया के पिता मास्टर गोविंद ने विरोध किया, उन्हें सेवा से हटाया गया। चौपाल में सन्नाटा फैल गया। सिर्फ हवा की सीटी गूंज रही थी। लोग धीरे धीरे सरपंच की ओर देखने लगे। उसकी आंखों में डर था और माथे पर पसीना। ठंड में भी उसके हाथ कांप रहे थे। हरिराम ने कहा, यही है वो पक्के सबूत जिन्हें दीवार ने छिपा रखा था। जिसे तुमने कच्चा समझा, वही अब सबसे मजबूत हो गया। सरपंच चीख उठा, यह सब उन दोनों भाइयों का जाल है। हरिराम ने शांत स्वर में कहा, अगर ये जाल है तो सच इसकी डोरी है। भीड़ से एक आवाज आई, अब समझ आया कि भैरव और कार्य क्यों लौटे।
वो अपने पिता का नाम साफ करने आए थे। तभी ठंडी हवा का झोंका आया, पीपल की टहनियां हिलीं। किसी ने देखा, चौपाल की छत पर दो साएं खड़े हैं। लालटेन की हल्की लौ में उनका चेहरा दिखा, भैरव और कार्या। भैरव ने धीरे से कहा, अब सर्दी पूरी हो जाएगी, झूठ जमकर फट चुका है। लोगों की आंखें नम हो गईं। भैरव ने सिर झुकाया और कहा, हम अब नहीं लौटेंगे, हमारा काम खत्म हुआ। पिताजी का नाम अब बर्फ में नहीं, हवा में है, साफ और ठंडी। सरपंच कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसके होंठों से बाहर नहीं आए। वो बस जमीन पर गिर पड़ा। भैरव और कार्य धीरे धीरे धुंध में खो गए। सिर्फ घंटी की हल्की टन-टन सुनाई दी, जैसे मास्टर जी फिर से कक्षा में हाजिरी ले रहे हों। सुबह जब गांव वालों ने चौपाल की दीवार देखी तो वहां कोयले से लिखा था, कच्ची दीवारें भी सच को रोक नहीं सकती। उस दिन सूरज की किरण थोड़ी गर्म थी और गांव की हवा पहली बार मीठी लगी। सर्दी अब भी थी, लेकिन डर पिघल चुका था। सर्दी अपनी आखिरी सांसों में थी, पर अब भी इतनी कि पानी छूते ही उंगलियां सुन्न पड़ जाए। आसमान हल्का धुंधला था, सूरज की किरणें जैसे बर्फ की परतों में फंस गई हों। गांव के लोग अब पहले से शांत थे, मगर उनके मन में अब भी सवालों की ठंड बाकी थी। भैरव और कार्य को किसी ने फिर नहीं देखा, लेकिन उनके छोड़े निशान अब भी गांव की दीवारों पर चमक रहे थे। उस सुबह हरिराम ने चौपाल के पीछे के पुराने कुएं को देखा। वो कुआं बरसों से सूखा था। लोग उसे भूखा कुआं कहते थे, क्योंकि उसमें डालो तो आवाज भी नहीं लौटती थी। वहां अक्सर ठंडी हवा नीचे से निकलती, जिससे लोग पास जाने से भी डरते। हरिराम ने कुएं के किनारे झुककर देखा, नीचे अंधेरा ही अंधेरा। पर आज कुछ अलग था। नीचे से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। उसने आवाज लगाई, कोई है क्या? सिर्फ हवा की सीटी जवाब बनी। कुछ देर बाद कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच गए। किसी ने कहा, हो सकता है कोई लालटेन गिर गई हो। दूसरा बोला, या फिर वो दोनों लौट आए हों। हरिराम बोला, जो भी हो, नीचे जाकर देखना होगा। रस्सी बांधी गई और एक लालटेन नीचे उतारी गई। जैसे जैसे लालटेन नीचे गई, अंधेरे की गहराई खुलती गई। दीवारों पर नमी थी और पुराने काई के निशान। नीचे पहुंचने पर लालटेन एक छोटे गड्ढे में अटक गई। वहां से पत्थर की एक पुरानी सीढ़ी दिखी, जो कुएं के नीचे कहीं जाती थी। लोग हैरान रह गए। हरिराम ने कहा, यह कुआं तो सिर्फ ऊपर से दिखता था, अंदर तो रास्ता है। एक नौजवान बोला, चलो उतरते हैं। सबने पहले तो हिचकिचाया, पर जब हरिराम आगे बढ़ा तो दो लोग और साथ चल पड़े। ठंडी हवा नीचे से ऊपर उठ रही थी। हर कदम पर सर्दी बढ़ती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां पत्थरों का एक छोटा गलियारा था। दीवारों पर पुराने दिए रखे थे, जिनकी बत्ती सूख चुकी थी। जमीन पर जाले और धूल की परतें थीं। हरिराम ने दीवार छुई, ठंडी लेकिन मुलायम। वो बोला, यह रास्ता बहुत पुराना है, शायद हवेली तक जाता हो। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, सामने दीवार पर कोयले से लिखा मिला, यह रास्ता डर से नहीं, सच्चाई से निकलता है। तीनों चौंक गए। हरिराम ने लालटेन ऊपर उठाई। दीवार के कोने में एक लकड़ी का बक्सा रखा था। उस पर धूल जमी थी, पर ताले पर कोई मुहर नहीं थी। हरिराम ने बक्सा खोला। अंदर पुराने कागज, कुछ सिक्के और एक कपड़े में लिपटी चीज थी। कपड़ा हटाते ही सबके होश उड़ गए। वो मास्टर जी की लकड़ी की छड़ी थी, वही जो वो स्कूल में हर बच्चे को सीधा चलना सिखाने के लिए रखते थे। छड़ी के नीचे एक छोटा कागज रखा था। हरिराम ने पढ़ा, जिस दिन सच्चाई दबे उसी दिन उसे दफनाने वालों के नाम लिख लेना, ताकि इतिहास गवाह रहे। हरिराम की आंखें भर आईं। उसने कहा, यह तो मास्टर जी की लिखावट है। दूसरा आदमी बोला, तो क्या मास्टर जी यहीं? हरिराम ने सिर झुका लिया। शायद हाँ, उन्हें यहीं लाकर छिपाया गया होगा। ऊपर से हवा का तेज झोंका आया। कुएं की दीवारों में गूंज उठी, फूं, जैसे कोई पुराना नाम पुकार रहा हो। हरिराम ने लालटेन को कसकर थामा। अचानक एक जगह दीवार थोड़ी ढही और उसके अंदर से कुछ लकड़ी के तख्त गिरे। वहां एक और छिपा कक्ष था। उन्होंने सावधानी से देखा। अंदर कुछ पुरानी थैलियां थीं। हर थैली पर लिखा था, विद्यालय निधि। थैलियों में पुराने नोट और रजिस्टर थे। हर एक पन्ने पर वही मुहर, सरपंच गोविंद। हरिराम समझ गया,
यही वो धन था जो स्कूल के नाम पर गायब हुआ था। उसने धीरे से कहा, अब कोई शक नहीं रहा। मास्टर जी झूठे नहीं थे। झूठ तो वो था जो चौपाल पर बोला गया था। ऊपर खड़े लोग आवाज दे रहे थे, हरिराम, नीचे क्या मिला? हरिराम ने उत्तर दिया, सच मिला, और वो भी ठंडा नहीं, जिंदा। तीनों लोग ऊपर लौटे। जब गांव वालों ने बक्से और थैलियां देखी तो सबकी आंखें फैल गईं। बूढ़ी औरतें रोने लगीं। किसी ने कहा, मास्टर जी की आत्मा अब चैन पाएगी। किसी ने कहा, भैरव और कारिया ने जो कहा था वो सच था। सरपंच सबके बीच खड़ा था, पर उसकी आंखें नीचे झुकी थीं। वो कांपती आवाज में बोला, मैंने जो किया डर के कारण किया, पर सर्दी जितनी भी हो सच को कभी नहीं जमा सकती। लोग चुप रहे। सिर्फ कुएं के भीतर से हवा की आवाज आ रही थी, टनन टनन, जैसे कोई घंटी धीरे धीरे बज रही हो। रात जब गांव शांत हुआ तो उस कुएं के पास एक लालटेन जल रही थी। उसकी लौ छोटी थी पर बुझती नहीं थी। कहा जाता है उस रात से वह लौ कभी नहीं बुझी। लोग उसे मास्टर जी की रोशनी कहते हैं, जो हर सर्दी में गांव को डर से गर्म रखती है। सर्दी अब आखिरी पर थी, पर उसकी काट अब भी वहीं थी। सुबह की हवा में बर्फ की हल्की परत मिल चुकी थी और खेतों पर धुंध ऐसे बिछी थी जैसे सफेद चादर। गांव के लोग अब भैरव और कारिया का नाम श्रद्धा से लेने लगे थे। हर शाम चौपाल पर कोई न कोई उनकी कहानी सुनाता। वो आए, सच दिखाया और चले गए, जैसे सर्दी की ठंड में धूप की किरण। पर वक्त ऐसा नहीं था कि शांति लंबी चले। गांव में उस दिन एक नया चेहरा आया। एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी, सफेद कपड़ों में, माथे पर बड़ा तिलक लगाए। वो खुद को संत हरिदास कहता था। उसके आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। संत ने चौपाल के पास आकर ऊंची आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, ये सब जो हुआ वो ईश्वर की इच्छा थी। जो ठंड में डर दिखा वो पाप का परिणाम था। अब ईश्वर के नाम पर आरती होगी ताकि गांव का डर मिटे। लोग प्रभावित हुए। कई औरतें हाथ जोड़कर बोलीं, अगर सच में डर मिट जाएगा तो हम रोज आरती करेंगे। संत मुस्कुराया, डर मिटेगा पर उसके लिए दान देना होगा। कपूर, घी और चांदी की थाली, ताकि सर्दी की रातों में ईश्वर की रोशनी बनी रहे। हरिराम को कुछ अजीब लगा। वो आगे बढ़ा और बोला, संत जी, भगवान के नाम पर दान की क्या जरूरत? अगर सच्चाई हमारी रक्षा करती है तो उसे पैसे क्यों चाहिए? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सच भी तब तक चलता है जब तक दीपक में तेल होता है भाई। लोगों में दो राय बनने लगी। कुछ ने कहा, संत जी सही कहते हैं, डर भागेगा। कुछ ने कहा, यह तो नया तरीका है डर को बेचने का। शाम होते होते चौपाल पर बड़ा दिया जलाया गया। ठंडी हवा में कपूर की गंध फैल गई। संत हरिदास ने आरती शुरू की। जय भयहरण बाबा की, जय सर्दी विनाशक प्रभु की। उसकी आवाज गहरी थी, पर आंखों में एक अजीब चमक थी। भीड़ मंत्रमुग्ध थी। उसी वक्त अचानक हवा तेज हुई। दिया बुझा और धुएं की परत उठी। धुएं में दो परछाइयां दिखीं, भैरव और कार्य की। संत ठिठक गया। लोगों ने भी देखा। हवा में एक हल्की सीटी गूंजी, वही जानी पहचानी आवाज। संत ने कांपते हुए कहा, ये अपशकुन है, ये राक्षस हैं। हरिराम बोला, नहीं, ये वही हैं जिन्होंने झूठ को जलाया था और अब झूठ की आरती रोकने आए हैं। संत घबराकर पीछे हटा। उसने कहा, मैं तो गांव की रक्षा के लिए आया हूं। तभी धुंध में से आवाज आई, रक्षा सच से होती है, सौदे से नहीं। हवा और ठंडी हो गई। कपूर की गंध मिट गई। लोगों ने देखा, दिया अपने आप फिर जल उठा, पर इस बार लौ शांत थी और उसके पास एक कागज रखा था। हरिराम ने झुककर पढ़ा, जो डर को बेचता है वो भगवान का नहीं, लालच का भक्त होता है। संत हरिदास का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से अपना थैला उठाया और बोला, मैं झूठा नहीं, ये सब भ्रम है। लेकिन भीड़ अब समझ चुकी थी। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया और संत धीरे धीरे गांव से बाहर चला गया। सर्द हवा फिर गांव में गूंजने लगी। हरिराम ने कहा, अब ये आरती नहीं, सच्चाई की लौ है। लोगों ने उस दिए के पास बैठकर प्रार्थना की। सर्दी आए, झूठ आए, पर सच कभी न बुझे। रात गहराती गई। ठंडी हवा में घंटी की हल्की टन-टन गूंजने लगी। लोगों ने ऊपर देखा। आसमान में दो तारे एक साथ चमक रहे थे। किसी ने कहा, भैरव और कारिया अब आसमान से चौपाल देख रहे हैं। दूसरा बोला, हाँ,
वो अब डर नहीं, प्रकाश बन गए हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चौपाल की दीवार पर लिखा था, आरती सच की जलाओ ताकि सर्दी भी गर्म लगे। उस दिन गांव में पहली बार किसी ने आग नहीं जलाई, फिर भी सबको गर्मी महसूस हुई, क्योंकि हवा में सच्चाई की चमक थी जो किसी दीपक से कम नहीं थी। रात बहुत ठंडी थी, इतनी कि सांस लेते ही छाती में चुभन होती थी। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी चांद की रोशनी धुंध से छिपी थी। गांव की गलियां सुनसान थीं, बस कुत्तों के भौंकने की आवाज बीच बीच में गूंजती थी। लोग रजाई में दुबके थे, मगर नींद किसी को नहीं आ रही थी, क्योंकि उस रात हवा में कुछ बेचैनी थी, कुछ ऐसा जैसे सर्दी किसी नए राज को जन्म देने वाली हो। चौपाल पर हरिराम अकेला बैठा था। उसके पास वही लालटेन थी जो अब गांव के लिए सच की लौ बन चुकी थी। वो धीरे से बुदबुदा रहा था, भैरव, कार्य, अब तुम शांति में हो ना? इतना कहते ही दूर से हवा में एक धीमी सी टनन गूंजी। वो मुस्कुरा उठा, समझ गया तुम यहीं हो। पर तभी हवा का रुख बदला। दूर हवेली की दिशा में एक चमक उठी, पहले हल्की, फिर तेज, जैसे किसी ने आग जला दी हो। हरिराम खड़ा हो गया। हे भगवान, अब क्या हुआ? वो दौड़ते हुए हवेली की ओर भागा। पीछे से गांव के और लोग भी लालटेनें लेकर निकले। ठंडी हवा में दौड़ते हुए उनके पैरों से बर्फ उड़ रही थी। जब वे हवेली पहुंचे तो देखा आंगन के बीचों बीच आग लगी थी। पर अजीब बात यह थी कि आग सिर्फ एक जगह सिमटी थी। आसपास की चीजें, यहां तक कि सूखी लकड़ी भी नहीं जल रही थी। लाल लौ हवा में तैर रही थी और उसके बीच में दो आकृतियां दिखीं, भैरव और कार्या की। उनकी परछाइयां जैसे आग की लपटों से बनी हों। लोग ठिठक गए। हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, भैरव, ये क्या है? हवा में एक स्वर उभरा, ये आग झूठ की राख मांग रही है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। सरपंच, जो अब तक अपने घर में था, लालटेन लेकर दौड़ा चला आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने चिल्लाकर कहा, फिर मेरा पीछा कर रहे हो तुम दोनों? लपटें ऊंची हुईं और आवाज आई, हम तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पाप का पीछा कर रहे हैं। सरपंच का चेहरा लाल पड़ गया। वो गुस्से में बोला, मैंने गांव के लिए किया था सब। भैरव की परछाई बोली, गांव को बचाने के लिए नहीं, दबाने के लिए। आग की लपटें और ऊंची हुईं। लोग पीछे हट गए। हवेली की दीवारों पर पुराने कागज जलने लगे। मास्टर जी की पुरानी डायरी हवा में उड़कर लपटों में समा गई, पर जली नहीं, बस रोशनी में बदल गई। हरिराम बोला, भैरव, ये आग बुझ जाएगी ना? भैरव की आवाज आई, जब तक झूठ की आखिरी राख नहीं उड़ जाती तब तक ये सर्दी गर्म रहेगी। सरपंच ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वो गिर पड़ा। उसके पास रखा उसका पुराना थैला आग के किनारे जा गिरा। थैले से कुछ पुराने नोट और दस्तावेज बाहर निकले, वही जिनसे गांव की जमीनें बेची गई थीं। आग की एक लपट आगे बढ़ी और उन कागजों को छू गई। कागज जलकर राख बन गए। धुआं ऊपर उठते ही हवेली की दीवार पर शब्द उभर आए, अब हिसाब बराबर। हरिराम ने देखा, सरपंच बेहोश था। उसके होंठों से एक ही वाक्य निकला, मास्टर जी, माफ कर दो। हवा धीरे धीरे थम गई। लपटें मंद पड़ने लगीं, और जब सबने ऊपर देखा तो भैरव और कार्या की आकृतियां धीरे धीरे धुएं में घुलने लगीं। भैरव की आवाज हवा में तैर गई, हम आग नहीं, सर्दी की आखिरी सांस थे। धीरे धीरे सब शांत हो गया। हवेली की आग बुझ चुकी थी। जहां आग जली थी वहां बस राख का एक छोटा सा ढेर रह गया था। हरिराम ने झुककर देखा, राख में एक छोटा सा धातु का टुकड़ा चमक रहा था। वो मास्टर जी की घंटी का हिस्सा था। उसने उसे उठाया, माथे से लगाया और कहा, अब गांव में कोई झूठ की आरती नहीं गाएगा। सुबह जब सूरज उगा तो आसमान साफ था। बर्फ की परत चमक रही थी, जैसे रात की राख सोने में बदल गई हो। लोगों ने देखा, हवेली की दीवार पर अब लिखा था, झूठ जल गया, अब डर नहीं लौटेगा। उस दिन गांव में किसी ने आग नहीं जलाई, फिर भी हर घर में गर्मी थी, क्योंकि सच अब राख से उठ चुका था। सुबह की धूप पहली बार नरम थी। कई हफ्तों बाद आसमान साफ था। धुंध की चादर जो गांव पर फैली थी अब धीरे धीरे उठने लगी थी। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और खेतों पर बर्फ की जगह अब हरी चमक दिखाई दे रही थी। गांव वाले चौपाल पर जमा हुए थे। हर चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में नमी।
रात की आग के बाद अब हवेली सिर्फ राख और ईंटों का ढेर रह गई थी। किसी ने कहा, वो दोनों सच में चले गए? हरिराम ने शांत आवाज में कहा, जो सर्दी को जीत ले उसे जाने की जरूरत नहीं होती, वो हवा बन जाते हैं। लोगों ने चौपाल की ओर देखा। वहीं रखा था मास्टर जी की घंटी का बचा हुआ टुकड़ा। हर सुबह अब कोई उसे धीरे से बजा देता, टनन, और गांव की हवा फिर से ताजा लगने लगती। बच्चे दौड़ते हुए चौपाल पर आए। उनमें से एक ने पूछा, हरिराम काका, अब स्कूल खुलेगा? हरिराम मुस्कुराया, हाँ बेटा, खुलेगा, और इस बार कोई ताला नहीं लगेगा। पढ़ाई फिर शुरू होगी, मास्टर जी के नाम पर। सर्द हवा में अब धूप घुलने लगी थी। लोग अपने खेतों में लौटे, जानवर बाहर निकले और कुएं के पास पहली बार पानी झिलमिलाया। जिस कुएं को लोग भूखा कुआं कहते थे, अब वो पानी से भर गया था, साफ, ठंडा और चमकता हुआ। हरिराम ने झुककर पानी छुआ। देखो, सर्दी पिघल रही है। एक किसान बोला। भैरव और कारिया ने झूठ की राख से सच का पानी बना दिया। उसी वक्त हवा का झोंका आया। कुएं के पानी पर लहर उठी और किसी ने हल्की सी सीटी सुनी। वही पुरानी पहचान वाली आवाज। लोग मुस्कुराए। किसी ने कहा, वो अब भी यहीं है। दोपहर तक सूरज पूरा निकल आया। गांव की गलियां गर्म होने लगीं। लोगों ने अपने घरों के बाहर लालटेनें टांगी, पर इस बार लौ के लिए तेल नहीं डाला। वो लालटेनें अब स्मृति के प्रतीक थीं, जो सर्दी की अंधेरी रातों की गवाह बनी। शाम को चौपाल पर आरती नहीं, बल्कि बच्चों की पाठशाला लगी। हरिराम ने लकड़ी की पट्टी पर पहला शब्द लिखा, सच। बच्चों ने मिलकर दोहराया, सच। उनकी आवाज हवा में गूंजी और दूर पीपल के पेड़ की पत्तियां कांप उठीं, जैसे कोई सुन रहा हो, कोई जो लौट कर नहीं आया लेकिन याद बनकर ठहरा है। रात फिर आई, पर अब डर नहीं था। हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन उसका एहसास मीठा था, जैसे किसी पुराने घाव पर ठंडी मरहम। लोग अपने घरों में चैन से सोए। हर घर के बाहर एक दीपक जल रहा था, जो भैरव और कार्य की याद में रखा गया था। रात के बीच जब सब सो चुके थे, हरिराम उठा और चौपाल की ओर गया। वहां वही लालटेन अब भी रखी थी। उसकी लौ धीमी धीमी जल रही थी। हरिराम बैठा, हाथ फैलाकर बोला, तुम दोनों ने गांव को बदल दिया, झूठ को मिटा दिया। अब सर्दी में भी हमें गर्मी मिलती है। हवा चली। लालटेन की लौ जरा कांपी, फिर स्थिर हो गई। उसी हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। हम नहीं गए, बस पिघल गए हैं इस हवा में। हरिराम की आंखें भर आईं। उसने घंटी के पास झुककर कहा, मास्टर जी, अब आपका गांव उजाला सीख गया है। सुबह जब सूरज फिर होगा तो चौपाल की दीवार पर नई पंक्ति लिखी थी, कोयले से नहीं, सुनहरी रोशनी से। सर्दी खत्म हो सकती है, पर सच्चाई कभी नहीं। गांव के लोग कहते हैं, उस दिन से हर साल जब सर्दी लौटती है तो भैरव और कार्य की याद भी लौटती है। रात में जब ठंडी हवा चलती है तो कोई कहता है, सुनो, ये वही सीटी है, अब डर की नहीं, भरोसे की। और हर सर्दी के आखिरी दिन गांव की चौपाल पर मास्टर जी की घंटी फिर एक बार बजती है, टनन टनन, जैसे सच फिर से कह रहा हो, हम यहीं हैं। साल का आखिरी दिन था। ठंड अब कम हो गई थी, पर हवा में अब भी उसकी खुशबू थी, वही पुरानी सर्दी की, जो हड्डियों तक उतरती थी, लेकिन अब डर नहीं जगाती थी। गांव के बच्चे चौपाल के पास खेल रहे थे और बुजुर्ग धूप में बैठकर अपनी हथेलियां सेंक रहे थे। चौपाल के बीचों बीच अब एक नया दीपक रखा गया था, मिट्टी का, पर उसकी लौ किसी धातु की तरह स्थिर थी। हर सुबह और हर शाम कोई न कोई उसे जला देता। लोग उसे भैरव कार्या की लौ कहते थे। उस दीपक के पास वही घंटी रखी थी, जो अब टूटी नहीं, बल्कि मंदिर का हिस्सा बन गई थी। हरिराम ने उसका नाम रखा, सच की आरती। उस दिन जब सूरज ढलने लगा तो पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। हर घर से एक बच्चा आया, हाथ में एक छोटी लालटेन लिए। उन लालटेन की लौ भले अलग अलग थीं, पर सबकी चमक एक जैसी थी, शांत, सुनहरी और भरोसे से भरी। हरिराम ने चौपाल के बीच खड़े होकर कहा, आज उस सर्दी को पूरा 1 साल हो गया, जब हमने डर के बजाय सच्चाई को अपनाया। वो दोनों जिन्हें हमने चोर कहा, असल में वही हमारे रखवाले थे। लोगों ने एक साथ सिर झुका लिया। किसी की आंखें नम थीं, किसी के चेहरे पर मुस्कान। हरिराम ने आगे कहा, भैरव और कार्य ने हमें सिखाया कि सर्दी तब तक ठंडी नहीं लगती
जब तक दिल में झूठ ना हो। पीपल के पेड़ के नीचे अब एक छोटी सी समाधि बनाई गई थी, वहीं जहां पहली बार लालटेन रखी गई थी। उस पर लिखा था, सर्द हवा के रखवाले भैरव और कारिया। शाम की हवा धीरे धीरे चल रही थी। बर्फ की जगह अब फूलों की खुशबू थी। बच्चे उस समाधि के पास खेलते हुए घंटी बजाते, टनन टनन, और हर बार हवा जवाब देती, हम यहीं हैं। सरपंच अब बूढ़ा हो चुका था। वो चौपाल के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें गहरी थीं, पर आंखों में अब डर नहीं था, बस शांति थी। हरिराम उसके पास आया और बोला, सर्दी ने तुझे बहुत कुछ सिखाया है गोविंद। सरपंच ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, और अब मैं वही करूंगा जो मास्टर जी ने किया था। सच बोलूंगा, चाहे ठंड कितनी भी हो। उसने अपने कांपते हाथों से घंटी बजाई। आवाज गूंजी, साफ, मीठी, सच्ची। लोगों ने उसे देखा और उस पल किसी ने कहा, अब गांव में कोई झूठा नहीं रहा। रात ढलने लगी। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। हवा में हल्की ठंड थी, पर दिलों में गर्मी। हर घर के बाहर दीपक जल रहे थे, पर एक दीपक ऐसा था जो पूरे गांव को रोशन कर रहा था। वही चौपाल वाला दीपक, भैरव कारिया की लौ। उसकी रोशनी आसमान तक जा रही थी, और तभी हवा का एक कोमल झोंका आया। दीपक की लौ जरा कांपी, फिर स्थिर हो गई। कहीं दूर किसी ने हल्की सी सीटी सुनी। फूह! लोग मुस्कुराए। बच्चे बोले, वो लौट आए। हरिराम ने आसमान की ओर देखा। 2 तारे साथ चमक रहे थे, एक थोड़ा बड़ा, एक थोड़ा छोटा। वो बुदबुदाया, हाँ, वो लौट आए हैं। अब डर की नहीं, याद की तरह। धीरे धीरे हवा ठंडी होती गई, पर चौपाल की लौ नहीं बुझी। रात भर वो जलती रही, बिना तेल के, बिना बाती के। लोगों ने कहा, ये वही लौ है जो सर्दी से नहीं डरती। सुबह जब सूरज उगा तो चौपाल के पास दीवार पर लिखा मिला। कोई नहीं जानता किसने लिखा, पर शब्द ऐसे थे जैसे खुद हवा ने उकेरे हों। हमने सर्दी देखी, डर भी देखा, पर सबसे बड़ा उजाला तब हुआ जब 2 चोर सच के रखवाले बन गए। और उसी दिन से गांव ने एक नया त्योहार शुरू किया, सच्चाई की रात। हर साल जब ठंड लौटती, लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर वह घंटी बजाते, दीपक जलाते और कहते, ये लौ हमारी नहीं, उनका आशीर्वाद है। हवा बहती रहती, सीटी की गूंज सुनाई देती, और हर बार कोई ना कोई मुस्कुरा देता, क्योंकि अब सब जानते थे, भैरव और कारिया कहीं गए नहीं। वो बस सर्द हवा बनकर हर घर की दीवारों पर ठहरे हैं। उनकी लौ अब भी जलती है, धीमी पर अमर। वो लौ